मेंबर्स नमस्कार। सर्दी में गरम गरम इन्फॉर्मेशन का मजा लीजिए। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर कोई आपका क्लेम सेटल किया जाता है, फॉर्म 19 ले लो, फॉर्म 10C ले लो, या फिर ट्रांसफर क्लेम ले लो, या फिर और कोई क्लेम पीएफ के, वो सेटल का जो प्रोसीजर है वो पीएफ रिकॉर्ड के अनुसार क्या होता है, ताकि आप ये समझ पाओ कि आपके पासबुक के अंदर पैसा रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, कब तक रिफ्लेक्ट कर सकता है, मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, अगर फॉर्म 19 आप सेटल्ड कर रहे हो, आपका जब है वो अकाउंटेंट के पास में रिक्वेस्ट आता है, वो अप्रूव होने के बाद में आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपको जब डिस्पैचर आपके अकाउंट में बैलेंस सेटल करता है, वो एनईएफटी ट्रांसफर करता है। एनईएफटी जब आपके अकाउंट में चला जाता है और वहां पर कोई डिटेल मिसमैच अगर नहीं होती है, तो अकाउंट में जब अगर कोई टेक्निकल इश्यू ना हो बैंक के सर्वर में या ईपीएफओ सर्वर में, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, देन बैंक से है वो रिसीविंग का आप जो वो है ना पीएफ अथॉरिटी, उनको रिस्पॉन्स जाता है। फिर उसके बाद में वो रिस्पॉन्स रिसीव होने के बाद में आपका है वो क्लेम सेटल दिखाया जाता है पीएफ रिकॉर्ड में। ऐसा होता है नॉर्मली केसेस के अंदर। अब मान लीजिए कि उस कंडीशन के अंदर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, ये फॉर्म 19 और फॉर्म 10C की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर ऐसा होता है। फिर आपका क्या है कि मान लीजिए कि आपने पैसा सेटल करने के लिए रिक्वेस्ट दी, सेटल करने के बाद में आपका जो पैसा है वो ब्रांच में भेज दिया गया है, लेकिन किसी टेक्निकल रीजन से ब्रांच से रिजेक्ट हो गया, या फिर आपकी डिटेल्स मिसमैच वाली उस वजह से वो पैसा वहां पर जाकर के वापस रिटर्न आ गया। अब क्या होता है कि रिटर्न होने के बाद में जो पीएफ का अधिकारी है ना, उसके पास में वो डिटेल्स जाती है कि भाई जो पैसा है वो ये एनईएफटी कैंसिल हुआ है, देन वो एनईएफटी है वो इनिशिएट करने के, एनईएफटी रिजेक्ट हो गया है, ऐसी वो एंट्री लगाएंगे कि इसने क्लेम डाला था और इसकी एनईएफटी है वो रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद में वो है वो अकाउंट जो सेक्शन है वहां पे जाती है कि बैलेंस है वो ईपीएफओ को वापस रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। देन वो एंट्री है वो कंफर्म कर दी जाती है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन क्लियर होता है, तब जाकर के आपकी पासबुक के अंदर जो सर्विस है, 10C है तो अगर सर्विस दिखा देगा, और अगर वो पैसा रिटर्न गया है तो पासबुक के अंदर आपको पासबुक पे रिफ्लेक्ट कर देगा। कई केसेस है वो रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशंस के होते हैं। जैसे मान लो कि आपने ज्वाइन किया था, आपने पुराने वाले आपका कंपनी ने पीएफ अकाउंट सेटल कर दिया, उसके बाद में आपकी कंपनी ने क्या किया, आपने रिज्वाइन उसी कंपनी में किया, तो पैसा जो आपका पीएफ का पैसा ना उसी कंपनी ने पहले वाले अकाउंट पे जमा कर दिया और नया पीएफ अकाउंट बना के छोड़ दिया, उसमें फूटी चवन्नी जमा नहीं करी। बहुत कम केसेस आते हैं ऐसे के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर लगता है, ईसीआर की कॉपी लगती है, पुराने वाले की, नए वाले की ज्वाइनिंग कब किया था वो लगता है। सारे डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद में वो आपका है वो जो ट्रांसफर होता है ना, जो पुराना रॉन्ग कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था वो करेक्ट वाले में आ जाएगा। और एक रॉन्ग कंट्रीब्यूशन एक और कौन सा होता है कि आपने डेट ऑफ एग्जिट गलत डालती हो, तो उस कंडीशन में जो रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिखाएगा ना आपको, जो क्लेम रिजेक्ट होकर आता है, ध्यान दीजिएगा वो अलग होता है, वो रॉन्ग कंट्रीब्यूशन में नहीं होता है, उसमें गलतियां है वो सर्विस ओवरलैपिंग की होती है। अगर ट्रांसफर क्लेम है तो सर्विस ओवरलैपिंग में आ जाता है, अगर नॉर्मल होता है तो वो सर्विस ओवरलैपिंग में नहीं आता, वो रॉन्ग कंट्रीब्यूशन उसको बोल करके वो क्लोज कर दिया जाता है। उसको बोला जाता है क्लैरिफिकेशन दो, कंपनी ने आपका है वो पैसा जमा कैसे किया है। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये थी तो ये प्रूफ दो। कुछ सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी बंदा आपको पैसा तभी देगा ना जब आप काम करोगे। कंपनी आपका पैसा ज्यादा जमा कर रही है, आपका कंपनी पैसा जमा कर ही नहीं रही है, जीरो का चालान जमा किया है। जीरो का चालान का मतलब क्या है, अभी हमारे पास में काम कर रहा है, ठीक है, हमारे पास में काम कर रहा है, लेकिन इसने कहीं पे ज्वाइन नहीं किया है। और होता क्या है, इधर से अपन है वो कंपनी वालों को बिना बोले जॉब छोड़ते हैं और उधर है वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं उसी बीच में, अगर बढ़िया सैलरी मिलती हो रही होती है उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब कई बंदों को तो क्या है कि एचआर को इन्फॉर्मेशन देने का ही टाइम नहीं मिलता है। प्लीज एक बार आप वो एचआर डिटेल निकाल करके एचआर को मेल कर दो, तो वहां से वो आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट में आप एचआर डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो वो वीडियो मैं नहीं लाया हूँ। ईपीएफओ के काम के रिगार्डिंग जो एचआर डिटेल्स है उसका डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है आज के दिन में, तो वो आप प्लीज फॉलो करो। ये तो था इसका। पेंशन के लिए वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, यूएन डिसेबल केसेस के लिए वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। आज शाम को 6 बजे या 7 बजे जो भी आपको परफेक्ट टाइम लगता है। अभी मैं ये वीडियो जैसे अपलोड होता है तुरंत ही है वो एक नोटिफिकेशन वीडियो का डाल दूंगा लाइव का। आप लाइव में जुड़ करके अगर कोई प्रॉब्लम है देन वहाँ पे आप स्पेसिफिक अगर कोई ऐसा इश्यू आप फेस कर रहे हो देन हाईलाइट कर दीजिए, वहाँ पे आपको बता दूंगा। और आपके जैसा अगर किसी और को भी रिक्वायरमेंट रहेगी ना तो लाइव में जो जुड़े रहेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली वो सूचना मिल जाएगी। ये बात है, जो डिस्कशन करने से इश्यू सॉर्ट आउट होते हैं ना वो वीडियो देखने से नहीं होते। तो प्लीज लाइव में भी आओ, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, आगे है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जहाँ तक आप भेज सकते हो वहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो नीडी बंदा है उनकी हेल्प हो सके। देख लीजिए, नीडी बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, नीडी चाहे वो ईपीएफ मेंबर हो, चाहे ईपीएफ पेंशनर हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो। अगर एम्प्लॉयर है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको मैं जो जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि एम्प्लॉयर बेसिस के अंदर क्या क्या इश्यूज फेस कर सकते हैं ईपीएफओ के रिगार्डिंग, वो उनको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। जहां तक मैं जीरो लेवल की बात कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन, और बाकी अगर कोई टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन है तो वो तो पीएफ ऑफिस ही उनको प्रोवाइड करने वाला है, मैं नहीं कर सकता उस कंडीशंस के अंदर। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है। ठीक है, तो उम्मीद रहेगी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और आगे स्प्रेड करिए, जहां तक फैला सकते हो वहां तक फैलाइए, ताकि वो बेहतर लोगों की हेल्प हो सके। और लाइव में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, सपोर्ट करिए। आज के वीडियो में ये था, धन्यवाद।